बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ इंटीग्रेशन ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में लास्टली हमने एक्सरसाइज 3.7 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3.7 आपकी एरिया अंडर द कर्व थी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8 हमने स्टार्ट करनी है। और बेटा 3.8 से पहले ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर और उसकी डिग्री जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में का जो सोल्यूशन है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से। तो मैंने लिखा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास कम से कम एक डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, उस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो शॉर्टकट है एब्रीवेटेड जो है वो D.E है, ठीक है। D स्टैंड फॉर डिफरेंशियल और E फॉर इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हो। अगली एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। मिसाल के तौर पर मैंने पहले ये एग्जांपल लिखी dy/dx इक्वल टू sin x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। ये सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा d²y/dx² यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। आप डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने इन्हीं को रटा लगाना है। सिर्फ ये है कि आपने डेरिवेटिव बीच में लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लफ्ज़ के एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो। तो कम से कम एक, यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंगल डेरिवेटिव लिखा है, यहाँ पर अब ये दो डेरिवेटिव मौजूद हैं आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। फिर उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 3 में देखें मैंने लिखा है कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर मैंने इसके स्केयर डाल दिया है, ठीक है, प्लस x²d²y/dx प्लस x इंटू dy/dx की पावर 10 इक्वल टू cos स्केयर x। अब इस साइड पर cos स्केयर x ही क्यों लिखा है इसकी कोई वजह नहीं है, आप अपनी तरफ से यहाँ 0 लिख लें, sin x लिख लें, तो ख़ास कोई रीज़न नहीं है इसमें यहाँ पर लिखने की, ठीक है। मैंने बताया कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल खुद से भी बना सकते हो। एंड दी फोर्थ वन एग्जांपल मैंने लिखी फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होल पावर 8 आ गई प्लस 9y इक्वल टू log ऑफ x। आप log ऑफ x लिखा है, आप इक्वल टू यहाँ sin x लिखते हैं, अंडर रूट x लिखते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल ये है कि आपने इसमें ना डेरिवेटिव आने चाहिए, डेरिवेटिव नज़र आना चाहिए, और डेरिवेटिव सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसकी एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में आप जानते हैं वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हैं वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू ds/dt। तो ये भी आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर लिख सकते हैं। अब ds/dt इक्वल टू आप सम नंबर यहाँ लिख देते हैं, जैसे 8 लिख दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपका s है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है आपका। फिर आप लिखते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो एक्सेलरेशन आप इस तरह लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ s, यानी कि या दूसरे अल्फाज में वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है, जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है आप इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट का 2 मरतबा डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। इसका आंसर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल में आता है। उसके बाद आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगली चीज़ है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा क्या होती है। ऑर्डर का मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो पहली एग्जांपल है इसमें आप देखें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। अब ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी है इसमें आप देखें कि इसका जो आपके पास मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है, बड़ा डेरिवेटिव वो दूसरा डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तीसरी एग्जांपल में जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। तो लिहाजा इस तीसरी एग्जांपल में ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। फिर चौथी एग्जांपल में मैंने देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम डेरिवेटिव 5वां डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, 5 के इक्वल है। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट इसमें अगली एग्जांपल देखें, अगली डेफिनेशन है
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन को आप कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन। किसी डिफरेंशियल क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, ठीक है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल नंबर 1 में आप ये एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पर dy ओवर dx के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई। जैसे यहाँ पर देखें ना, पावर 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? इसकी डिग्री 1 के बराबर है। इसी तरह ये जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ये वाला है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं लिखी, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 1 के बराबर है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखें, ये जो तीसरी एग्जांपल मैंने बताई है, तो तीसरी एग्जांपल में सबसे बड़ा डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी नज़र आ रही है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और उसकी पावर कितनी है? 10 है। लेकिन जो डिग्री की डेफिनेशन है वो ये है कि आपने सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर उठानी है। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी ना, वो डिग्री 2 होगी, 10 नहीं होगी। ऑर्डर कितना इसका निकलेगा? इसका ऑर्डर जो है वो 3 के बराबर है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव तीसरा डेरिवेटिव है, तो उस थर्ड डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है? 2 के बराबर है। तो लिहाजा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। चौथी एग्जांपल में आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव का जो पावर है वो 8 है, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं है। आपने देखना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा? 5वां डेरिवेटिव। तो 5वें डेरिवेटिव की वजह से इसका ऑर्डर तो हो गया 5। अब उसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 5वें डेरिवेटिव की यहाँ पर पावर कितनी नज़र आ रही है आपको? कोई पावर नहीं, तो पावर यहाँ पर 1 लेंगे आप, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 के इक्वल आ जाएगी, सही है। तो ऑर्डर इसका 5, डिग्री कितनी है? 1 के इक्वल आ गई। तो ये ऑर्डर और डिग्री हो गया। लास्टली आज के लेक्चर में, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ कि याद रखें कि डिग्री जो होती है ना किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन की, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती और पॉइंट में नहीं आ सकती, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात आपने याद रखनी है कि डिग्री किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन की जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। वो ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही पॉइंट में आ सकती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कभी ये MCQ में आपका क्वेश्चन बनता होता है वैसे कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको कहता है कि इनमें से एक डिफरेंशियल क्वेश्चन दी होगी आपको और कहेगा कि इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका ऑर्डर या डिग्री कौन सा है। चारों ऑप्शन में ऑर्डर और डिग्री आपको बताई होगी, तो वो वाली ऑप्शन तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे जिसमें जो डिग्री है वो नेगेटिव हो या पावर पॉइंट में हो, सही है, वो नहीं हो सकती। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट ईयर में या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसे कि आप सोल्व करके आते हैं ये, तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलते हैं। ऐसे ही ना 2 सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। इसी तरह जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 1 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन निकालना होता है जो कि एक्स इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर पाई/2 आ जाता है। एक सॉल्यूशन इसका पाई/2 आ गया। तो इसी तरह डिफरेंशियल क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्वेश्चन में 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंशियल क्वेश्चन में 2 तरह के सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन को किस तरह डिफाइन करते हैं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है। मैंने लिखा अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डैट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब है उसका आंसर। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, उसका आंसर निकाला। अब उसके आंसर में अगर तो आपको कोई कांस्टेंट सी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को आप इसका जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगली चीज़, आ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन दैट डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर आपने जो आंसर निकाला है सॉल्यूशन, ठीक है, उस सॉल्यूशन में कोई भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब मिसाल आगे मैंने लिखा है कि जी पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग एनी पार्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट। अब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप मालूम कैसे करते हैं? ये मालूम करना किस तरह होता है कि जब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी होता है, तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू लगाते जाते हैं, तो जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएंगे। मिसाल, अच्छा अगली बात सुने ज़रा। अगली बात ये सुन लें कि ग्राफिकली जनरल सॉल्यूशन शोज फैमिली ऑफ कर्व। अब ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ है, याद रखेंगे तो अच्छी बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे MCQs में पूछ लेता है या कल आप कभी एंट्री टेस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ग्राफिकली
जो आप जनरल सोल्यूशन होता है वो किस चीज़ को शो करता है, तो ग्राफिकली जनरल सोल्यूशन शोज फैमिली ऑफ कर्व। अब फैमिली ऑफ कर्व का क्या मतलब है, इस एग्जांपल में आपको इन तमाम क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व क्या है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने एक सिंपल सी आसान सी एग्जाम्पल ली डिफरेंशियल क्वेश्चन की। मैंने लिखा dy ओवर dx बराबर है 2x के। अब इसको इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो ज़रा। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। तो एक बच्चा कहेगा सर जी y की यहाँ पर वैल्यू 2x, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख लें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अगर मैं एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि जी यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी रख लें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का जो जवाब आएगा वो 2x के बराबर आएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादा अच्छी बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2x है। तो हम जनरली ये बात करते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी रख ली जाए तो उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की ये वाली वैल्यू रखें एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। अब क्या ये जवाब हमने ज़बानी ऐसे निकालना होगा? नहीं जी, ऐसे नहीं निकालना। आपने डिफरेंशियल क्वेश्चन का सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं, एक्स वाली रकम एक तरफ कर लें, dx डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ऊपर रह गया dy। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dy की इंटीग्रेशन आ गई, इधर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इधर आ गया x इंटू डी एक्स। डी वाई की इंटीग्रेशन जो होती है जी y होती है, ठीक है, या आप ऐसे समझ लें डी होता है डिफरेंशियल और ये है इंटीग्रल साइन। आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डी डिफरेंशियल और ये जो इंटीग्रल है ये दोनों को इन्वर्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, बाकी रह जाएगा वाई यहाँ पर। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी आपने ऐड करना होता है, तो यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आया डिफरेंशियल क्वेश्चन का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगली बात सुने, ये जो सोल्यूशन आपने निकाला है ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन यानी GS उसे कह देते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। क्यों ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ रहा है। कांस्टेंट सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है इसमें, सही है। अब अगली बात मैंने कही थी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलता है, जनरल सोल्यूशन के अंदर आप सी की मुख्तलिफ कीमतें पुट करते रहते हैं, तो जो आंसर निकलेंगे वो जनरल सोल्यूशन, वो पार्टिकुलर सोल्यूशन आएंगे। अब आप कहेंगे कि वो सी की वैल्यूज पुट कौन कौन सी करनी है, वो कोई भी पुट कर लें आप। मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए, अगर सी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर वाई का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर सी की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर सी की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो उसका आंसर आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो ये जो तीनों सोल्यूशन आपने निकाले हैं, दीज 3 आर कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये तीनों के दिनों पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाते हैं इसके, सही है। इसके अलावा और जितने मर्जी पर्टिकुलर सोल्यूशन आप निकालते जाएं, सी की बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब सी की वैल्यू आप कहेंगे जी यहाँ पर 0 1 -1 ये पॉइंट में भी ली जा सकती है जी, बिल्कुल आप पॉइंट में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा था कि ग्राफिकली जनरल सोल्यूशन शोज फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है, ज़रा सुने। मतलब ये है कि ये जो आंसर निकला है ना आपके पास 3, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है, ये कप शेप में, ये आपके पास पैराबोला है, इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये इसका ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर में आपने 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया, तो 1 यूनिट इंक्रीज़ करके दिया तो ग्राफ ऊपर चले गया। ये रेड कलर का ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगली चीज़ है एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1 का मतलब है कि आपने एक्स स्क्वायर में से 1 यूनिट नीचे आ गए, तो ये ब्लू कलर का ग्राफ जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का है। तो ये जो तीनों या इसके अलावा जितने भी आप ग्राफ बनाएंगे वो सारे के सारे बनेंगे तो पैराबोला, लेकिन फ़र्क क्या होगा उनमें कि बस वो ऊपर नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ पैराबोला। ये सारे के सारे जो है फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप सी की मुख्तलिफ वैल्यू लगाते रहें, आपको हर मरतबा पैराबोला मिलेंगे, वो तमाम के तमाम पैराबोला क्या कहलाएंगे, फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि ग्राफिकली जनरल सोल्यूशन शोज़ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है हमेशा फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। अब कर्व का मतलब क्या है, कर्व में सर्कल भी आ सकता है, कर्व में एलिप्स भी आ सकती है, कर्व में पैराबोला भी आ सकता है, कर्व में हाइपरबोला भी आ सकता है, और एक्स वाई जी कोई और कर्व भी आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि जनरल सोल्यूशन शोज़ फैमिली ऑफ पैराबोला, नहीं, फैमिली ऑफ कर्व। वो तो हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक यहाँ पर जो फैमिली ऑफ कर्व है उसका नाम बनता है फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के मुताबिक इसका जो नाम बनता है वो है फैमिली ऑफ पैराबोला। तो लिहाजा यहाँ पर आपको मैंने आज के लेक्चर में बताया कि डिफरेंशियल क्वेश्चन को कैसे आप डिफाइन करते हैं, फिर डिफरेंशियल क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री के मतलब हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन के 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, इसके मतलब हमने पढ़ लिया। और फिर लास्टली आपने देखा कि फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है,
ठीक है। और ये ग्राफिकली डिफरेंशियल क्वेश्चन का सोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आज के लेक्चर की बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरा ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा जी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को बेटा आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 3.8 का स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी डिफरेंशियल क्वेश्चन से रिलेटेड है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।